आज हम लोग बनाएंगे प्रश्नावली 3.5 का सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन है ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो हमें मालूम है कि अपरिमित रूप से अनेक हल तभी होते हैं किसी रैखिक समीकरण युग्म के जब ए बी तथा सी का अनुपात होता है a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के बराबर होता है c1/c2 के। इस पहले समीकरण में ए की जगह पे 2, a1 की जगह पे 2, b1 की जगह पे 3 और c1 की जगह पर 7 होगा। उसी तरह दूसरे समीकरण में a2 की जगह पे a-b, b2 की जगह पर a+b तथा c2 की जगह पे 3a+b-2। तो जहाँ a1 और a2 का अनुपात था उसकी जगह पे 2/a-b रख दिए। उसी तरह b1/b2 की जगह पे 3/a+b तथा c1/c2 की जगह पर 7/3a+b-2 रख दिए। ये c कभी बराबर की इस तरफ भी हो सकता है या कभी इस तरफ भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे c या तो दोनों समीकरण में बराबर की इधर हो या दोनों समीकरण में बराबर की इधर कर देगा, तो इधर बराबर बराबर 0 लिख देगा और c एक तरफ कर देगा तो उसका चिन्ह बदल के +7 को यदि हम इधर लिखते तो ये -7 हो जाता। तो दोनों में c यदि बराबर की एक तरफ है तो c का मान हम वही लेंगे। अब देखिए हम ये दोनों इक्वेशन लेते हैं, इन्हीं दोनों को हल करते हैं हम। अभी c1 c2 को छोड़ देते हैं तो ये दोनों पद बराबर है एक दूसरे के। तो जानते हैं कि दो भिन्न वाले होते हैं तो इनमें गुणा होता है, बराबर के दो तरफ दो भिन्न होते हैं तब पहले भिन्न का अंश, ये अंश बटा हर के रूप में है और ये भी एक अंश बटा हर के रूप में है। तो पहले भिन्न का अंश दूसरे भिन्न के हर से गुणा और इसका पहले भिन्न का हर दूसरे भिन्न के अंश से गुणा। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं या तिरछा तिरछे भी गुणा बोलते हैं। तो 2 का गुणा हो गया +b से और 3 का गुणा हो गया a-b से। ये 2a+2b हो गया, ये 3a-3b हो गया। अब a वाले दोनों पक्ष को एक तरफ करते हैं 2a-3a और b वाले पक्ष को बराबर के एक तरफ करते हैं 3b और +2b इधर रखें -2b। 2a में से 3a घटा -a होगा, लेकिन हम -a को -1a भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और -3b को -2b भी लिख सकते हैं। अब यदि -1a बराबर -5b आया तो हम a/b को -1 बराबर के एक नीचे एक तरफ और -5 को ऊपर लिख सकते हैं। बराबर के जो भिन्न बनेगा एक तरफ उसमें -5 अंश के रूप में रहेगा और -1 हर के रूप में रहेगा, क्योंकि जब ऐसे ही गुणा करते हैं थे हम b का -5 से तभी -5b बनता था और a का गुणा -1 से करते थे तभी -1a बनता था। इसलिए इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो -5 बटा -1 लिख सकते हैं a/b बराबर, तो माइनस माइनस कट जाएगा तो यहाँ a बराबर a का मान हो जाएगा 5 तथा b का मान हो जाएगा 1। यही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ध्यान से देखिए, ऐसे ही आगे भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको जहाँ पर मान मालूम करना रहेगा। तो इसका मतलब ही होता है कि यदि a के साथ -1 गुणा में है, इसका मतलब बराबर की तरफ वो नीचे हर में होगा, तभी -1 a के साथ गुणा होकर -1a बनता था। और b के साथ -5 गुणा में, इसका मतलब बराबर के एक तरफ भिन्न में -5 ऊपर होता था अंश के रूप में, तभी b का गुणा -5 में -5b। अब जब इस रूप में होता है तो a का मान बराबर करने के लिए अब मान बताना रहेगा, तो a का मान बराबर ऊपर वाला और b का मान 1 नीचे वाला, ऐसे मान निकालते थे। यही क्वेश्चन 1 हो। दूसरा क्वेश्चन का हल होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। हम जानते हैं कोई भी रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल तभी नहीं होता है जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, लेकिन वो बराबर नहीं होता है c1/c2 के। ये दोनों a1 a2 और b1 b2 का अनुपात बराबर होता है। आइए इसी के अनुसार पहले समीकरण का a1 3 और दूसरे समीकरण का a2 पूरा 2k-1 होगा। उसी तरह पहले इक्वेशन का b1 हो जाएगा 1 और समीकरण 2 का b2 हो जाएगा k-1 और इसका c1 हो जाएगा 1 और c2 हो जाएगा 2k+1। a1 के जगह पर लिखती हैं 3/2k-1 बराबर b1 के जगह पर 1। y के गुणांक में कोई संख्या नहीं, इसका मतलब यहाँ पर 1 होता है और b2 के जगह पर k-1। हमें c1 और c2 लिखने की ज़रूरत नहीं है। a1 a2 और b1 b2 से ही हमारा k का मान आ जाएगा। तीन का गुणा हो जाएगा k-1 से k-1 और 2k-1 से 1 में गुणा करेंगे तो 2k-1 ही होगा। अब ये गुणा करेंगे 3k-3 इक्वल 2k-1। k वाले सभी पद को एक तरफ करेंगे 3k - 2k -3 एक तरफ आएगा तो ये हो जाएगा +3 - 1। ये बनेगा 3k में से 2k गया k बराबर 2। यही हमारा k का मान आएगा, जिसके लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। आप लोग अपने कॉपी पर बना लीजिए यदि नहीं बनाए होंगे तो। प्रश्न संख्या 3, इसमें एक समीकरण युग्म है, इसको प्रतिस्थापन विधि एवं वज्र गुणन विधि से हल करना है। आपको पिछले अध्याय में हमने बता दिया है कि प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं और पिछले वीडियो में वज्र गुणन विधि भी बता दिए हैं। वज्र गुणन विधि में a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का मान रख के वज्र गुणन विधि से सब हल करके और मुझे भेजिए, दिखाना ज़रूरी है। आप लोग कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं हमसे। हम लोग आइए अब चौथा क्वेश्चन हम बना रहे हैं। चौथा का फर्स्ट क्वेश्चन पहले अच्छे से पढ़िए। एक छात्रावास के मासिक व्यय का 1 भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी को 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है उसको 1180 रुपये अदा करना पड़ते हैं। तो नियत व्यय तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करना है। देखिए छात्रावास में यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोला है कि मंथ में एक नियत फीस है, मान लीजिए 1000 छात्रावास में रहने के लिए उसको देना है। उसके बाद यदि जितने दिन खाना खाएगा तो वो अलग से देना पड़ेगा। मान लीजिए वो खाने का यदि मूल्य होगा प्रतिदिन का 50 रुपया और वो 1 महीना में 10 दिन खाया है भोजन, तो 10 बचे तो 50 रुपया और 10 दिन खाया है तो 10 50 दहिया 500 रुपया और 1000 रुपया जो नियत था फीस, वो 1000 और 500 मिल के 1500 रुपया उसको फीस देना होगा। तो नियत जो फीस होगा उसको x मानेंगे और जो प्रतिदिन जो भोजन पे लगता था उसका खर्च y मानेंगे। 20 दिन भोजन किया है तो 20 गुने y रुपया और जो नियत होगा x रुपया में 20 दिन जो भोजन किया 20y जोड़ के बराबर 1000 रुपया। ये समीकरण 1 बनेगा। उसी तरह जो नियत फीस रहेगा x रुपया, उसमें यदि 26 दिन भोजन कर रहा है तो x + 26y तब उसको फीस देना होगा 1180 रुपया। 2 इक्वेशन बनेगा। विलोपन विधि से बहुत आसानी से इसे हल कर सकते हैं। आइए हल करते हैं। माना
माना छात्रावास का नियत फीस बराबर 100 रुपया और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य मान लेंगे y तथा y रुपया। छात्रावास का जो नियत फीस था वो 100 रुपया और भोजन का व्यय y रुपया प्रतिदिन के हिसाब से। यदि 20 दिन भोजन करता है तो 20 गुणे y हो जाएगा। तो प्रश्न से क्या बोल रहा है कि जो एक लड़का है ए विद्यार्थी, वो 20 दिन भोजन करता है तो उसे 1000 रुपये देने पड़ते हैं। मतलब एक्स तो नियत है, ये देना ही है सबको। अब इसमें वो 20 दिन भोजन किया है, एक दिन का खर्च है y रुपया, तो 20 दिन भोजन किया है तो 20 गुणे y रुपया, 20 y रुपया, कुल मिलाकर वो दे रहा है 1100 1000 रुपया। ये हमारा इक्वेशन 1 बनेगा। और इसी तरह दूसरा इक्वेशन है 100 रुपया फिक्स है और उसके बाद 26 दिन भोजन करता है तो 26y। एक दिन का खर्च था y रुपया मान लिए हैं, जो जितना दिन भोजन करेगा उतने रुपया से गुणा करके और उतना रुपया खर्च हो जाएगा और नियत खर्च दोनों जोड़ के जब 26 दिन भोजन करता है तो उसको बनता है 1180 रुपया। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। इसको ऐसे लिखेंगे, समीकरण 2 नीचे लिखेंगे एक स्टेप और बढ़ा के, ऐसे लिख के ऐसे समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर फिर से लिख देंगे समीकरण 2 को ऊपर लिखेंगे x + 26y बराबर 1180। आप एक में से भी 2 घटा सकते हैं, उससे भी y का या x का मान वही आएगा। जरूरी नहीं कि आप 2 में से ये घटा, आप एक में से 2 भी घटा सकते हैं। हम 2 में से घटा रहे हैं, x + 26y को ऊपर लिख रहे हैं और x + 20y बराबर 1000। माइनस माइनस माइनस, ये +x और ये -x कट जाएगा। 26y में से 20y घटेगा, हो जाएगा 6y बराबर 1180 में से 1000 घटेगा 180, y बराबर 180/6 कितना हो गया, 30 रुपया। ठीक है, y का मान आ गया हमें 30 रुपया। ये 30 रुपया प्रतिदिन भोजन के हिसाब से उसको देना पड़ रहा था, समझ गए। अब देखते हैं कि वो नियत फीस कितना था, वो छात्रावास का महीना का एक फीस कितना था वो मालूम कर ले रहे हैं। y का मान किसी भी इक्वेशन में रख के, या तो पहले समीकरण में या दूसरे समीकरण में रख के आप x का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 था x + 20y बराबर 1000, x + 20 गुणे 30, y की जगह पे हम 30 रख दिए बराबर 1000। x + 30 गुणे 20, 3 दूनी 6 और 2 जीरो बैठा दीजिए, 600 बराबर 1000। अब x बराबर +600 बराबर की तरफ आ जाएगा, 1000 - 600 आ गया इधर, तो x बराबर कितना हो गया, 400 रुपया। ये कितना हो गया, x का मान 400, ये मंथली फीस जो नियत फीस है। बाकी वो 30 रुपया भोजन प्रतिदिन के हिसाब से उसको लग रहा था, प्रतिदिन खा रहा तो 30 रुपया और 400 रुपया महीना में फिक्स देना ही है। समझ में आ गया होगा ये प्रश्न आपको। अब दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं उसी तरह। दूसरा क्वेश्चन है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। ये भी क्वेश्चन आसान है। हमें भिन्न को x/y मान लेना है और जो अंश में 1 घटाया जाता है तो x में 1 घटाने के बाद बराबर 1/3 रखेंगे, पहला इक्वेशन बनेगा। और एक बार हर में 8 जोड़ते हैं तो x/y
लिख के y में 8 जोड़ेंगे बराबर 1/4। ये दूसरा इक्वेशन बनेगा। माना भिन्न का अंश बराबर x और भिन्न का हर बराबर y, इसलिए भिन्न होगी x बटा में y। अब प्रश्न से यदि x बटा y हमारा भिन्न है, इसके अंश में एक घटाया जाता है, अंश ऊपर वाला होता है, अंश में से एक घटा रहे हैं तो भिन्न बन जा रहा है 1/3। एक दूसरी स्थिति है, उसमें जो भिन्न है x बटा y, उसमें क्या कर रहे हैं, हर में 8 जोड़ दिया जा रहा है, हर y में 8 जोड़ दिए, बस जैसे बोल रहा है वैसे कर दिए, तब भिन्न बन जा रहा है 1/4। बस इसको तिरछा तिरछी गुना कर देना है, समीकरण तैयार हो जाएगा। आइए 3 से x माइनस वाई में गुना होगा, x माइनस 1 बराबर y से 1 में गुना करेंगे तो y ही होगा। उसी तरह 4 से x में गुना करेंगे 4x बराबर y प्लस 8 से 1 में करेंगे तो y प्लस 8 ही होगा। ये 3x कोष्ट में है तो 3 से एक बार x में, 3 से एक बार 1 में, 3 गुना x 3x, बीच में माइनस का चिन्ह है और 3 एकम 3 बराबर y को एक तरफ ला देंगे, 3x प्लस y था इधर आके माइनस y और -3 इधर आ जाएगा तो +3। ये हमारा इक्वेशन 1 बन जाएगा। उसी तरह इसमें भी प्लस y को एक तरफ ला देंगे x के साथ तो प्लस y इधर आके माइनस y और 8 को इधर ही छोड़ देंगे, ये इक्वेशन 2 बन जाएगा। अब देखिए इनको घटा देंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाएंगे या 2 से 1 घटाएंगे। हम 2 से घटा रहे हैं, समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर समीकरण 2 था 4x माइनस वाई बराबर 8, समीकरण 1 था 3x माइनस वाई इक्वल 3। चिन्ह बदल देंगे नीचे वाले समीकरण का, +3x है तो -3x, माइनस वाई तो प्लस वाई और +3 था तो -3। देखिए इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि -y और ये +y कट जाएगा। अब 4x में से 3x घटेगा तो केवल x, उसी तरह 8 में से 3 घटेगा तो 5। यही हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर 5। इक्वेशन ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व किए तो x का मान आ गया 5। यही होगा क्या, भिन्न का अंश हो जाएगा। ठीक है, अब इस x का 5 मान को इक्वेशन 1 या 2 में रख के हम y का भी मान अर्थात हर का भी मान निकाल लेंगे। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 था 3x माइनस वाई बराबर 3 गुने x की जगह पे 5 माइनस वाई बराबर 3, ये हो जाएगा 5 3 15 माइनस वाई बराबर 3। अब माइनस वाई बराबर 3 -15 है, +15 इधर आके -15 हो जाएगा, माइनस वाई बराबर 15 में से 3 गया 12 -12, अब माइनस माइनस कट जाएगा, वाई का मान कितना आ गया 12, x का मान आया 5 और y का मान आ गया 12। इसलिए हमारा भिन्न क्या हो गया, भिन्न हमारा हो जाएगा x बटा में y, x बराबर 5 और y बराबर 12 ऐसे लिखेंगे। इसलिए भिन्न बराबर 5 बटा में 12, यही आंसर होगा हमारे इस प्रश्न का। उम्मीद है आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन बनाइए, जो नहीं आ रहा है हमको मैसेज कीजिए कि सर ये बताइए, हम उसको सॉल्व करके भेज देंगे। ठीक है, थैंक यू।